हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि अपन चैप्टर संख्या 3 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कल हमारी क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो आपके डी वाई हक्कल का नियम और दूसरा पढ़ा था ओहम-सेगर समीकरण। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक शैल। डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ रही थी। इसी को बोला जाते हैं गैल्वनी शैल, इसी को बोलते हैं वोल्टियर शैल और इसी को बोलते हैं डेनियल शैल, जो आपकी 11th क्लास में भी था। और इसके ऊपर लगभग बार क्वेश्चन आता है, या तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया, या पूछता है डेनियल शैल में एनोड किसका बना हुआ होता है या कैथोड किसका बना हुआ होता है। अब देखिए, वैद्युत रासायनिक शैल यानी वे शैल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको हम विद्युत रासायनिक शैल या गैल्वनी शैल या वोल्टियर शैल या डेनियल शैल कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ गया कि डेनियल शैल किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? वह शैल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उस शैल को हम डेनियल शैल कहते हैं। वोल्टियर शैल पूछे तो यही डेफिनेशन, गैल्वनी शैल पूछे तो भी यही, और वैद्युत रासायनिक शैल पूछा जाए तो भी यही। अब ये शैल है क्या, तो इसके लिए एक डायग्राम देखिए। जैसे मैं दो पात्र ले रहा हूं, ये दो पात्र हैं और इन दोनों पात्रों के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ये दो पात्र हैं और इसमें इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोडों को आपस में किसी चालक तार की सहायता से जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया इनको आपस में? चालक तार की सहायता से। अब अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे इन्हें हमें तो सेल बनाना है, तो इसके लिए हमें बैटरी के स्थान पे हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें तो एक सेल तैयार करना है। ये जैसे गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो बना हुआ है जिंक का, जैसे इसको तो बोल रहे हैं Zn इलेक्ट्रोड, जो Zn का मतलब किसका बना हुआ है? जिंक धातु का, ठीक है। और दूसरा बना हुआ है कॉपर का, तो ये है Cu इलेक्ट्रोड। अब जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये तो डूबा हुआ है इसी धातु के बने हुए विलयन में, और यह विलयन होगा ZnSO4 का विलयन, यानी जिंक सल्फेट का विलयन। और इसी प्रकार से ये होगा कॉपर सल्फेट, यानी ये है CuSO4 का विलयन। क्लियर? इधर वाला ये है एनोड और ये है कैथोड।
देखिए, जो पहले हमने सेल पढ़ा था उसमें एनोड था धनात्मक, लेकिन इस सेल का थोड़ा याद रखना, जो विद्युत रासायनिक सेल हैं इनमें एनोड तो होता है ऋणात्मक और कैथोड होता है धनात्मक। बहुत ही अच्छा अंतर है इसमें। अपन क्या करते हैं कि एनोड हमेशा धनात्मक मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड होता है ऋणात्मक और कैथोड होता है धनात्मक। अब देखिए, इन दोनों जो पात्र हैं इन पात्रों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं लवण सेतु। ये KCl और अगर एक पेस्ट होता है इसका बना हुआ होता है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट से ही बनता है और दूसरा पेस्ट होता है अगर। अब ये क्या कर रहा है, इन परिपथों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, पात्रों को जोड़ दिया इसने और दोनों में आपस में विद्युत उदासीनता बनाए रखा। कैसे बनाएगा, क्योंकि इसमें एक धनात्मक भी है और ऋणात्मक, जो भी आयन अधिक होगा उससे क्रिया करके और उनको आपस में बैलेंस कर देगा। द्रव्य संधि विभव बनने से ये इनको रोकता है। ये इसके कार्य। अगर क्वेश्चन आ जाए लवण सेतु के क्या कार्य है, परिपथ को पूर्ण करना, द्रव्य संधि विभव को रोकना और आपस में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। अब देखिए 11th क्लास में हमने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उसमें पढ़ा था कि जो धातु ऊपर होती है वो एनोड का कार्य करती है और जो नीचे होती है वो कैथोड का। तो जिंक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, तो ये किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। कॉपर है वो नीचे होता है, तो ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का। ऊपर वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नीचे वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर। तो यहां से जो Zn है, ये Zn क्या करेगा, Zn इलेक्ट्रॉन देगा तो किस में बदल जाएगा, Zn+2 में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Zn इलेक्ट्रोड से जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इससे जिंक+2 आयन, क्योंकि ZnSO4 किस में टूटे, Zn+2 और +SO4-2, तो जिंक इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकल के यहाँ विलयन में आते, ठीक है। अब जिंक से इलेक्ट्रोड से Zn+2 तो विलयन में आ गए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस चालक तार की सहायता से गति करते हुए किस तरफ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो कॉपर होता है +2 आयन के रूप, ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और किसी में बदल जाएगा, केवल कॉपर। अब विद्युत धारा हमेशा उल्टी बहती है, इलेक्ट्रॉनों से विपरीत दिशा में हमेशा क्या बहेगी, विद्युत धारा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा इधर से इधर, ठीक है, ये होगी I, यानी विद्युत धारा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए होता क्या है, पहले तो इसकी जो संरचना है ये क्या है, इसको अगर हम लैंग्वेज में बोलना चाहें तो विद्युत रासायनिक सेल डेफिनेशन, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल कहलाते हैं। अब जो डेनियल सेल है इसकी बनावट देखें तो डेनियल सेल में के अंदर क्या क्या होता है और इनको किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है। तो देखिए जो डायग्राम है यही इसका वर्णन है। अगर आपको डायग्राम आ रहा है अपनी लैंग्वेज में वर्णन आसानी से कर सकते हो। क्या है इसके अंदर कि डेनियल सेल में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड ZnSO4 के विलयन में डूबा हुआ होता है, क्लियर, तथा कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ होता है, ठीक है। और इन दोनों पात्रों को आपस में
लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यह लवण सेतु KCl व अगर अगर पेस्ट का बना हुआ होता है। अब देखिए इसमें आगे, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। क्लियर? जिंक जो धातु है या जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकल कर विलयन में चले जाते हैं। अब ये Zn+2 आयन कब बना, यानी जो जिंक था Zn, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2, तब क्या बना? Zn+2। यही हुआ। तो देखिए जिंक इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकल कर विलयन में चले जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन जो ये छोड़ रहा है ये इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जैसे ही गमन कर रहे हैं तो वहां पर उपस्थित Cu+2 आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और किस में बदल जाता है? Cu। क्लियर? तो ये हो गई इसकी लैंग्वेज, याद हो गई होगी। दोबारा बताओ, देखिए डेनियल सेल में दोबारा देख लीजिए, जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर इलेक्ट्रोड CuSO4 के विलयन में डूबा हुआ होता है। दोनों पात्रों को आपस में लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है जो KCl व अगर अगर पेस्ट का बना हुआ होता है। इस डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का व कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, और इस डेनियल सेल के अंदर जो जिंक इलेक्ट्रोड है यह Zn+2 आयन त्याग देता है किसमें? विलयन में, तथा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन चालक तार की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। ठीक है? वहां पर उपस्थित Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और Cu में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, एक अंतर बताया था कि याद रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन वाला। अब देखिए इसकी 2 अभिक्रियाएं हैं, एक तो है एनोड अभिक्रिया और एक होती है कैथोड अभिक्रिया। तो देखिए एनोड रिएक्शन, और एनोड के ऊपर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है? इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एनोड बना हुआ किसका है? जिंक धातु का। तो देखिए इसमें Zn, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं? ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, और ये जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ये बदल जाता है Zn+2। क्लियर? इसी समीकरण को अपन यूं भी लिख सकते हैं, कई बार ये लिखा हुआ होता है कि Zn+2 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। और यहाँ पे माइनस का मतलब भी क्या हो रहा है? इसमें से बाहर निकल रहे हैं। हो गई बात क्लियर? अब देखिए आगे दूसरी अभिक्रिया, एनोड रिएक्शन, और एनोड के ऊपर हमेशा होता है रिडक्शन। ठीक है? अब एनोड किसका बना हुआ होता है? कॉपर धातु। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं ये एनोड क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो एनोड के ऊपर जो कॉपर है वो होता है Cu+2 के रूप, और ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, तो किससे बदल जाएगा? Cu। बोलो यही होगा। अब जो नेट सेल अभिक्रिया है वो क्या होगी? तो दोनों को आपस में जोड़ दो। नेट सेल अभिक्रिया यानी संपूर्ण सेल अभिक्रिया।
तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर तो है प्लस के और यहाँ है माइनस के, और वैसे भी अगर इधर रखेंगे तो प्लस के ही होंगे, लेकिन दोनों विपरीत होंगे तो आपस में कैंसिल। तो इधर तो क्या बच गया Zn प्लस Cu प्लस 2, इधर क्या बचा ऊपर Zn प्लस 2 और प्लस Cu। तो देखिए जिंक यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 0 और यहाँ पे क्या है +2। तो जिंक धातु का तो क्या हुआ ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो जिंक धातु का तो क्या हुआ ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए कॉपर +2 और इधर कॉपर 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, कमी का मतलब अपचयन। तो डेनियल सेल के अंदर जिंक धातु का तो हमेशा होता है ऑक्सीकरण और कॉपर धातु का हमेशा होता है अपचयन। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है रेडॉक्स। तो डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर। 11वीं क्लास में चैप्टर था कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। शायद क्लियर हो गया होगा। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूछेगा डेनियल, छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि एक तो इसमें लवण सेतु का क्या कार्य है, डेनियल सेल में एनोड किस धातु का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन डेनियल सेल में कैथोड किस धातु का बना हुआ होता है। डेनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए, डेनियल सेल की कैथोड अभिक्रिया लिखिए, डेनियल सेल की एनोड अभिक्रिया लिखिए। ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इस सेल का सेल आरेख कैसे लिखते हैं, तो देखिए हमेशा सेल आरेख लिखते समय जो बाईं तरफ, जैसे इस तरफ मैं खड़ा हो रहा हूं, कॉफी सामने रहती है, बाईं तरफ हमेशा लिखा जाता है एनोड और दाईं तरफ हमेशा लिखते हैं कैथोड। क्लियर। तो देखिए एनोड किसका है जिंक का, तो ये हो जाएगा Zn, किस में डूबा हुआ है ZnSO4 जिंक सल्फेट, ऑब्लिक करके लिखना है। अब यहां पे डबल ऑब्लिक, यही। अब दूसरा आ जाएगा इस, कौन है कॉपर, और हमेशा जो ये डबल ऑब्लिक है इसके पास में हमेशा विलयन या फिर सांद्रता दर्शाई जाती है, तो CuSO4 और ये हो जाएगा C। ये हो गया सेल आरेख। पूछा जाता है कि डेनियल सेल का सेल आरेख बताइए, ठीक है। इसी को अपन यूं भी लिख सकते हैं, जैसे Zn और ये जिंक है, ये यहां किस रूप में है Zn+2, ठीक है। ये इसका मतलब होता है लवण सेतु। इधर हो जाएगा Cu+2 और यहां पे हो जाएगा C। ये हो गया इसका सेल आरेख। क्लियर। तो क्वेश्चन डेनियल सेल में एनोड किस धातु का बना है, कैथोड किस धातु का बना है, डेनियल सेल की एनोड अभिक्रिया बताइए, डेनियल सेल की कैथोड अभिक्रिया बताइए, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण किस धातु का होता है, डेनियल सेल में अपचयन किस धातु का होता है, डेनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया बताइए, डेनियल सेल का सेल आरेख बताइए। अगला टॉपिक है आपके वैद्युत अवघटनी सेल व वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए अंतर को हमेशा लिखते समय बीच में एक सीधी लाइन खींचिए और उसमें दोनों को लिख लीजिए। जैसे एक तरफ लिख दिया वैद्युत अवघटनी सेल और दूसरी तरफ लिख रहे हैं वैद्युत
रासायनिक सेल। अब पहला अंतर तो इन्हीं की परिभाषा हो जाएगी। विद्युत रासायनिक सेल की अभी अभी बताइए, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो अपघटनी किसको किसमें बदलेगा? उल्टा हो जाएगा उस, ये बदलेगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। यानी पहला अंतर होगा विद्युत ऊर्जा, शॉर्ट में पूरा लिखूं क्या? देखिए परिभाषा से लिख दो कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। क्लियर? अब इधर क्या होगा? इसमें पहला अंतर, ये क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा, इसको किस में बदल देंगे? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। लैंग्वेज क्या हो जाएगी? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब ये अपघटनी सेल का हमने क्लास की जो चैप्टर 3 की क्लास प्रारंभ की थी, उसमें स्टार्टिंग में एक हल्का सा डायग्राम बनाया था। एक ही पात्र के अंदर हम एनोड और कैथोड दोनों लगा रहे थे, कुछ याद है? यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में उपस्थित होते हैं। उधर क्या होगा? अभी अभी पढ़ा है हमने, एनोड को अलग लिया था और कैथोड को अलग लिया था। इसमें क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। बहुत ही अच्छा अंतर है। आगे देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं, जो है वो लिख दीजिए। विद्युत अपघटनी सेल में हमने लवण सेतु लगाया था? नहीं लगाया था, पात्र एक ही था। इसमें क्या कर रहे हैं? लवण सेतु लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें लवण सेतु का उपयोग नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा? लवण सेतु का उपयोग होता है या लवण सेतु काम में लिया जाता है। आगे देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में हुई या विद्युत अपघटनी में? विद्युत अपघटनी में तो हुई नहीं थी, अभी अभी विद्युत रासायनिक में पड़ी है। तो इसमें देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा अंतर आ रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट। यानी विद्युत अपकरणीय सेल है उसमें एनोड तो धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक, लेकिन जो विद्युत रासायनिक सेल है इसके अंदर एनोड तो हमेशा ऋणात्मक और कैथोड हमेशा धनात्मक। बहुत ही अच्छा अंतर है। तो अंतर याद रखने के लिए केवल एक को याद रखिए, दूसरे को क्या करना है, उसी का विपरीत लिखना है। दोनों को अगर एक साथ में याद करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो देखें, इस सेल में एनोड धनात्मक व कैथोड ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस सेल में एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होता है। बहुत ही अच्छा अंतर है, इसका विशेष ध्यान रखना। काफी कंपटीशन एग्जाम में इसी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आए हैं कि जो डेनियल सेल है इसमें एनोड किसका बना हुआ होता है, या जो विद्युत अपकरणीय सेल है उसमें जो कैथोड है वो किसका बना होता है। ऑप्शन देता है धनात्मक ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक दोनों। एक बार धनात्मक देगा, एक बार ऋणात्मक देगा, एक बार धनात्मक ऋणात्मक दोनों, एक बार इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना जो विद्युत अपकरणीय सेल है उसमें एनोड हमेशा होगा धनात्मक और कैथोड हमेशा होगा ऋणात्मक, और जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें एनोड हमेशा ऋणात्मक और कैथोड हमेशा धनात्मक। अंतर देख लीजिए एक बार फिर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, देखिए इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो होगा धातु और एक होगा धातु आयन। यानी धातु हमेशा क्या करती, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती और अपने ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न करती, धनात्मक आवेश। तो जैसे जिंक हो गया और Zn+2, ठीक है, Zn व Zn+2। कॉपर तो Cu व Cu+2। देखिए धातु और जो धातु आयन है इन दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होता है उस विभव को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा क्या हुई, धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोड विभव, और एक होता है अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव का तो हमें पता है कि धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो इसमें थोड़ा सा सेंटेंस और जोड़ना है कि जब धातु व धातु आयन के मध्य ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो उत्पन्न होने वाले विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोबारा देखना कि जब धातु व धातु आयन के मध्य ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो इससे उत्पन्न होने वाले विभव को बोला जाता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉनों का तो होता है त्याग और ऑक्सीकरण संख्या में होती है वृद्धि। तो देखिए जैसे हमने धातु को मान लिया M का मतलब मेटल, यानी कोई भी धातु ले सकते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ,
जैसे निकल रहे हैं n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले तो n का मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या उतना ही चार्ज आएगा धातु के ऊपर। तो यहाँ धातु हो जाएगी m और इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का n। क्लियर। और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन विभव धातु है, धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, जब धातु व धातु आयन के मध्य ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो इससे उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इससे उल्टी परिभाषा इसकी होगी कि जब धातु व धातु आयन के मध्य अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो इससे उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। यहाँ पे किसकी प्रवृत्ति अधिक थी, ऑक्सीकृत होने की, और नीचे वाले में किसकी प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी, अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। यानी जब धातु व धातु आयन के मध्य अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो इससे उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब अपचयन में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो धातु के ऊपर जो चार्ज था वह चार्ज खत्म हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए इसी का उल्टा लिख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर चार्ज है प्लस का n, ठीक है, और इसने n इलेक्ट्रॉन ही क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो क्या इसका चार्ज खत्म होगा या नहीं होगा, यानी ये केवल बदल जाएगा किसमें, m में, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, अपचयन। तो देखिए अपचयन की अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीकरण होने की अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं, ये समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक की पॉइंट है कि जो ये ऑक्सीकरण अपचयन विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हैं, इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। जैसे जिंक धातु है, जिंक का ऑक्सीकरण विभव, या इसको बोल सकते हैं जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, चाहे तो ऑक्सीकरण विभव बोल दो चाहे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए जिंक का ऑक्सीकरण विभव यह होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है, और इसी जिंक का अपचयन यह होगा +0.76 वोल्ट। अब इसमें देखिए अंतर कितना है, मान तो दोनों के बराबर है लेकिन अंतर क्या है, प्लस माइनस का, ये याद रखना। तो लैंग्वेज क्या होगी इसकी कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव इनके मान बराबर होते हैं, केवल चिन्ह विपरीत होते हैं, ठीक है। मान देखिए दोनों, इसका भी 0.76 और इसका भी 0.76, लेकिन इससे पहले माइनस चिन्ह और इससे पहले प्लस चिन्ह, यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दोनों के मान बराबर होते हैं, केवल चिन्ह विपरीत होते हैं। अब देखिए एक ही पॉइंट और है कि यानी आपको अलग अलग दो धातुएं दी हुई हैं, अब उनमें से किसका अपचयन होगा। तो अभी हम आगे इसमें एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में भी थी। तो जिस धातु के अपचयन विभव का मान अधिक होता है उस धातु का हमेशा क्या होता है, अपचयन, और जिसके अपचयन विभव का मान कम होता है उसका हमेशा होगा ऑक्सीकरण। क्लियर। यानी जिस धातु के अपचयन विभव का मान अधिक होता है उसका हमेशा होगा अपचयन, और जिसके अपचयन विभव का मान कम होता है उसका हमेशा होता है ऑक्सीकरण। अब आगे आपकी एक पॉइंट आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको ई डॉट से भी प्रदर्शित किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए अगर किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं तो ई डॉट, जैसे सेल का लिखते हैं सेल बराबर, तो ये होता है ई डॉट
कैथोड माइनस ई डॉट एनोड। ये समीकरण अवश्य याद रखना। या तो इसमें सेल का इलेक्ट्रोड विभव देगा, या एनोड का देगा, या फिर कैथोड का देगा। दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक का दे देगा। तो जैसे इन 3 इकाइयां हैं, 3 में से अगर 2 दे दे तो तीसरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मानक जो मान होता है 298 केल्विन तो ताप, और हमेशा एक वायुमंडलीय दाब के ऊपर होता है। कितने के ऊपर? 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर ये मानक परिस्थितियां होती हैं। और इनके लिए 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले धातु आयन के लिए निकाला जाता है। सांद्रता कितनी ली जाएगी? 1 मोल, और वो भी किसमें? प्रति लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर के अंदर कितने मोल? 1 मोल। अब देखिए इसमें, यानी 298 केल्विन ताप वह एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल प्रति लीटर रखने वाले विलयन में रखे इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। परिभाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन समझ के याद करोगे तो याद रह जाएगी। मानक परिस्थितियां क्या हैं? 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं? 1 मोल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है उस इलेक्ट्रोड का विभव ही क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो डेफिनेशन क्या हुई? 298 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल प्रति लीटर विलयन में रखे इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ई डॉट द्वारा। और ई डॉट सेल बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट कैथोड माइनस ई डॉट एनोड। अब आगे आपके इसी में मानक से ही है, एक तो मानक ऑक्सीकरण विभव और एक होगा मानक अपचयन विभव। तो मानक परिस्थितियां लिख दीजिए, बाकी वो का हुई है। मानक परिस्थितियां लिख के बताना है हमें। तो देखिए इसी के अंदर बता रहे हैं, एक तो होता है आपके मानक ऑक्सीकरण विभव। अब मानक परिस्थितियां यही हैं, इन्हीं को जोड़ दीजिए। तो देखिए 298 केल्विन ताप वह एक वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीकरण विभव है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित विभव को ही हम क्या बोलेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक का मतलब मानक परिस्थितियां जोड़ दीजिए, बाकी वो की वही परिभाषा है। 298 केल्विन ताप वह एक वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से संबंधित विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होगी? थोड़ी समय पहले लिखा था हमने, जैसे M है, इसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये किससे बदल जाएगा? M प्लस M, यही होगा। तो कौन सी अभिक्रिया से संबंधित विभव निकालेंगे हम? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से संबंधित विभव, यानी इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको हम बोलेंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसके ऊपर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जो M है ये किसे बदल रहा है? प्लस N में, यानी M है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? प्लस का N। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि E M ऑब्लिक M प्लस का N। ठीक है। इसके लिए ये कौन सी अभिक्रिया से संबंधित विभव है? देखिए यहाँ तो M का मतलब धातु, ऑक्सीकरण संख्या 0, और यहाँ कितनी है? प्लस N, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि। वृद्धि का मतलब E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। और कौन सी अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसको हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव। क्लियर। दूसरा होता है मानक अपचयन। मानक अपचयन विभव, यही परिभाषा, ये कौन सी अभिक्रिया से संबंधित हो जाएगा? अपचयन की अभिक्रिया से। मानक परिस्थितियां क्या होंगी? वही 298 केल्विन ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर
अपचयन की अभिक्रिया से संबंधित विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। अब देखिए इसके लिए अभिक्रिया लिखेंगे तो यही अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, m प्लस का n प्लस n इलेक्ट्रॉन और इधर क्या हो जाएगा m। और इस प्रकार से संकेत देना चाहें तो E इधर क्या है m प्लस का n ऑब्लिक m। तो इसका मतलब क्या हुआ, मानक अपचयन विभव, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन संख्या प्लस n, यहाँ क्या है 0। बोलो ऑक्सीजन संख्या में क्या हुई कमी। ये लिखने का तरीका है। तो हो गया होगा क्लियर। मानक इलेक्ट्रोड विभव डेफिनेशन वही 298 केल्विन ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल प्रति लीटर रखने वाले विलयन में रखे इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसके लिए ई डॉट सेल बराबर ई डॉट कैथोड माइनस ई डॉट एनोड। फिर आता है मानक ऑक्सीकरण विभव 298 केल्विन ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से संबंधित विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। फिर मानक अपचयन विभव वही 298 केल्विन ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर अपचयन की अभिक्रिया से संबंधित विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।